नमस्कार साथियों। आज हम लोग जहां से छोड़े थे उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने आनुवांशिकता और जैव विकास में पढ़ा है उसके आगे जो आज पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है तुलनात्मक संरचना के बारे में। ठीक है ना, क्या पढ़ना है? तुलनात्मक संरचना। ठीक है ना, तुलनात्मक संरचना यानी कि कहने का मतलब कि कुछ ऐसी संरचना है जो दो जीवों में कंपेयर करके देखा जाता है कि वो समान है या असमान है। हो सकता है देखने में समान हो लेकिन कार्य अलग अलग हो, या फिर कार्य एक समान हो देखने में अलग हो। ठीक है ना, उसी को हम लोग तुलनात्मक संरचना के रूप में देखेंगे। तो कहा जाता है कि जो संघ कार्डिडेटा का जो जीव होते हैं वह अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में, अपने जीवन के किसी भी स्टेज में उसमें नाटोकार्ड पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है? नोटोकार्ड। ठीक है ना, और उसके अलावा उसमें पृष्ठीय नालाकार तंत्रिका तंत्र, ठीक है, या तंत्रिका नाल। इसके अलावा उसमें ग्रसनी क्लोम छिद्र, ठीक है ना, ग्रसनी क्लोम छिद्र भी पाए जाते हैं। ये इन सभी बातों से ये पता चलता है कि जो कार्डिडेटा जो जीव हैं वो सभी के सभी जीव एक ही पूर्वज के वंशज हैं। अभी वहां तक मैंने मतलब जब हम लोग पढ़ते हैं, संरचना करते तो पाया जाता है कि वो सभी जीव क्या है? एक जैसे हैं। जंतुओं के अलग अलग जंतुओं की जब संरचना का अध्ययन किया गया, उस अध्ययन में भी यह पाया गया कि भिन्न भिन्न वातावरण में रहने वाले जंतु हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार के वातावरण में या पर्यावरण में रहने वाले जंतु हो गए। ठीक है ना, उनके अंग, कुछ जो अंग हैं वह संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान है। उनकी संरचना, उनका उत्पत्ति एक समान है, परंतु वातावरण के अनुसार उनके जो कार्य संपादन की जो शैली है वो भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। कार्य करने की जो क्षमता है ना वो अलग अलग है, कार्य संपादन की शैली अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना है समजात अंग के बारे में। ठीक है, क्या है? समजात अंग। समजात अंग किसको कहते हैं भाई? समजात अंग। ठीक है ना, देखिए विपरीत जंतुओं में कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनकी रचना और उत्पत्ति तो समान होती है, ठीक है, लेकिन कार्य जो अलग अलग संपादन करते हैं। ठीक है, कार्य क्या करते हैं? अलग अलग संपादन करते हैं। उसे ही हम लोग क्या करते हैं? जो संरचना और उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान है वो समजात अंग होंगे, लेकिन कार्य का उत्पादन जो संपन्नता है, कार्य जो अलग अलग करते हैं ना, उसे हम लोग असमजात अंग कहते हैं। मतलब देखने में एक जैसा है लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे हैं, वो हो गया असमजात अंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को भ्रूण और भ्रूण विज्ञान के बारे में पढ़ना है। भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान। भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान जो पढ़ेंगे यहाँ पे, वह जंतुओं के भ्रूण जो विकास होते हैं वहां से शुरू करेंगे। ठीक है ना, देखिए जंतुओं का जो भ्रूण होता है उनके विकास और उनके जो विकास का अध्ययन होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, विभिन्न वर्गों के जो कशेरुकी भ्रूण होते हैं उनके एक समान होते हैं। जैसे एक रिसर्च किया गया और रिसर्च में यह पाया गया है कि मछली का जो भ्रूण होता है, स्टार्टिंग जब बच्चे का स्टार्टिंग फेज जो कि भ्रूण जिसको हम लोग कहते हैं वो, और उसी प्रकार से मनुष्य का भ्रूण, दोनों का जो स्टार्टिंग फेज होता है, स्टार्टिंग जो
टाइम होता है, उस टाइम में दोनों का भ्रूण एक समान होता है। इससे यह भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक अनुमान लगा सकते हैं कि मछली और मनुष्य स्टार्टिंग में, यानी कि जिस समय विकास नहीं हुआ या इस पृथ्वी पर कोई जीव पहली बार पनपा हो, उन्हीं जीवों से ही मछली का विकास हुआ है, आगे चलकर मनुष्य का विकास हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो हम लोग विकास के क्रम में भ्रूण को देखते हैं, भ्रूण से शुरू करते हैं, वहां से पता चलता है कि सभी के सभी जीव, है ना, सभी के सभी जीव जो होते हैं वह कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज के संतान हैं। यानी कि भ्रूण से, चाहे आप वो मछली का भ्रूण ले ले, किसी मुर्गी का भ्रूण ले ले, मतलब अंडे में जो भ्रूण पनपता है उसको कह सकते हैं, या अन्य कोई भी जीव का अगर भ्रूण देखा जाए तो सभी के सभी स्टार्टिंग फेज में जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो उस टाइम में एक समान ही होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसी से यह प्रमाणित होता है कि सभी के सभी जीव एक ही जीव के एक ही जीव से, यानी कि सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमको जीवाश्म और जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म एवं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है ना। जीवाश्म एवं जीवाश्म विज्ञान। देखिए, प्राचीन काल में कई ऐसे जीव पृथ्वी पर रहे होंगे जो आज के डेट में वो जीव दिखाई नहीं पड़ते, या फिर यूं कह सकते हैं कि वो जीव विलुप्त हो गए, है ना। क्या हो गए? विलुप्त हो गए। लेकिन उन जीवों के चिन्ह आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। उन जीवों के जो चिन्ह है ना, वो अवशेष के रूप में आज भी इस पृथ्वी पर क्या है? मौजूद है। उसी अवशेष को, चूंकि वह जीव का एक अंश है, अतः उसे हम लोग जीवाश्म कहते हैं। और जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम लोग जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते हैं। ये जो जीवाश्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग को ऊपर ऊपर मिलता है ना, डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर में जीवाश्म मिलेगा। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जब इसकी खोज की जाती है तो उन जीवाश्मों को पृथ्वी के अंदर कई किलोमीटर नीचे तक पाया जाता है। ठीक है ना। उसका जब जीवाश्म को निकाला जाता है, फिर जीवाश्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसका एज निकाला जाता है, और जिस विज्ञान किसी भी जीवाश्म का जब एज, यानी कि उस जीव का एज निकाला जाता है, वह जो विधि होता है वो कार्बन डेटिंग विधि होता है। ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन के जो एक अपरूप होते हैं ना, कार्बन के अपरूप के जरिए उसके एज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यह जीव कितने वर्ष या कितने हजारों वर्ष पुराना हो सकता है, उसी से पता चलता है। और इस पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जीवाश्म के अंश मिले हैं जो आज से लगभग लाखों करोड़ों साल भी पुराना है। इन्हीं में से एक जो है हमारा कोयला और पेट्रोलियम भी आता है। हम लोग कोयला और पेट्रोलियम को भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात जीवाश्म। वो भी एक क्या है? जीव का अंश ही है, इसलिए वो जीवाश्म है। ठीक है ना। अवशेष है, जीवों का अवशेष। इसका भी पता इन्हीं कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा ही चला होगा। लेकिन चूंकि कोयला और पेट्रोलियम अब अपने मूल रूप में नहीं रहा, ठीक है, अतः यह कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि वो जो कोयला और पेट्रोलियम वो किस जीव का अंश है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी जो जीव होते हैं जिसका मतलब वो अस्थियां जो हो गई ना, वो उसी रूप में पाई जाती है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो जीव मछली था, या कोई सरीसृप था, या कोई उड़ने वाला था,
या कुछ और भी, ठीक है। अब जब हम लोग जीवाश्म खोदते हैं तो इसके एक आधार और होता है। अगर जो जीवाश्म पृथ्वी के ज्यादा गहराई में मिला, इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा पुराना है, और अगर कम गहराई में मिलता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह कम पुराना है, यानी कि कुछ ही हजार सालों पहले वह जीव इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है विकास, उसके बारे में। एक क्रमिक परिवर्तन है, क्या है? क्रमिक प्रक्रम है, परिवर्तन है। तो क्या है कि विकास एक क्रमिक प्रक्रम, ठीक है ना। विकास एक क्रमिक प्रक्रम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवों का विकास एकाएक हो गया हो, है ना। हमने पहले भी बताया, पहले भी पढ़ाया कि इस पृथ्वी पर पहले कोई जीव नहीं था, कोई जीव एग्जिस्ट नहीं करता था। सबसे बड़ी बात है कि इस पृथ्वी पर उस प्रकार का कोई वातावरण या फेनोमेनन नहीं था जो कि इस पृथ्वी पर जीव को एग्जिस्ट कर सके। तो उस टाइम में जब ऐसा वातावरण बना कि जीव कोई एग्जिस्ट कर सके, तो पानी में रहने वाले एक कोशिकीय जीव एग्जिस्ट करने लगे, वो भी प्रोटीन से निर्मित। किससे? प्रोटीन, अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बना, उससे निर्मित एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, ठीक है। वो जीव धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलते गए, वह एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते गए, ठीक है। पानी में एग्जिस्ट करने लगे, पानी में एग्जिस्ट करते करते वो शायद पानी से बाहर आए, फिर वहां पे एग्जिस्ट किए, जिसमें हम लोग शैवाल, उसके अलावा फिर अन्य कोई जीव। इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी कई हजार सालों में, या हजार सालों नहीं कह सकते, करोड़ों सालों में ना जीव अपना स्वरूप क्या हुआ? बदलता चला गया, ठीक है। और यह जीव एक जटिल रूप लेता चला गया, जटिल अंग उसमें बनता चला गया, ठीक है ना। और इस प्रकार से धीरे धीरे उसमें जो भी कह सकते हैं ना कि जो भी उसके अंग एग्जिस्ट करते थे, वो अंग का निर्माण होना शुरू हुआ। जैसे एक जीव है प्लेनेरिया, ठीक है ना। क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नामक जो कृमि होता है, उस कृमि में जिस प्रकार से हम लोग में आंख होते हैं, उनके नेत्र बिंदु होते हैं। प्लेनेरिया में क्या होते हैं? नेत्र बिंदु, जो कि आंख की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो जटिल नहीं होते, वो केवल नेत्र बिंदु है। यही नेत्र बिंदु हो सकता है कि इस क्रमिक परिवर्तन के दौर में या क्रमिक प्रक्रम के दौर में वही नेत्र बिंदु जटिल आंख का निर्माण किया हो, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे कई हजार सालों में, कई लाखों सालों में या कई करोड़ों सालों में ये परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होते होते नए जीव का निर्माण हुआ होगा, ठीक है ना। और जैव, इसके बाद है कि जैव जो विकास होता है वो सदा प्रगतिशील भी नहीं होता। इट मीन्स कहने का मतलब कि जीवों का जो विकास है वो हमेशा चल नहीं सकता है, बीच में अवरुद्ध भी हुआ हो, है ना, उनका विकास होना बंद हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में क्या है कि जैव विकास सदा है ना, जैव विकास सदा प्रगतिशील नहीं होता है। तो किसी भी जाति या वंशावली, ठीक है ना, वंशावली जो होते हैं कि खोज सामान्यतः इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यक बात है कि वंशावली के प्रत्येक पादान पर प्रजातियों की नई शाखाएं हो सकती है। इट मीन्स कि अगर एक प्रजाति के बारे में हम लोग अध्ययन करें,
उसके विकास के बारे में अध्ययन करें तो ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रजाति के अंदर कई और उन्हीं के जैसा, उन्हीं के प्रजाति का कोई उप प्रजाति वाला और भी जीव दिखाई पड़ सकता है। जैसे अगर बात कर ले हम लोग मेढक की, तो मेढक में कई प्रकार के होते हैं। सर्प की बात कर ले तो सर्प के वंशज में भी कई प्रकार के, है ना। तो सरीसृप में भी कई प्रकार के होते हैं, उभयचर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्तनपायी कई प्रकार के होते हैं और उड़ने वाले भी यानी कि एविड भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्रजाति की अगर हम लोग अध्ययन करें तो उसमें कई सारे उप प्रजातियां भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इन्हीं में जो मानव की सबसे निकटवर्ती, ठीक है ना, प्रजाति जो मानी जाती है वह होता है चिंपैंजी। कौन है? चिंपैंजी। लेकिन इसमें भी कोई असमानता है जिसकी वजह से मानव और चिंपैंजी एक प्रजाति के नहीं बल्कि एक ही प्रजाति के दो उप प्रजाति है ना। मानव का विकास और चिंपैंजी का विकास अलग अलग रूपों में हुआ है। मानव पूरी तरह से डेवलपमेंट है, अपने आप के बारे में हर तरह से सोच सकता है, कर सकता है, ठीक है, और चिंपैंजी भी। लेकिन हमारे और चिंपैंजी के जो डीएनए होते हैं, इट मींस मानव और चिंपैंजी के जो डीएनए होते हैं वो लगभग 99% तो मिलते हैं, बट 1% जो है वो क्या है? डिफरेंट है। 1% डिफरेंट है और यही 1% का यह कारण होता है कि मानव और चिंपैंजी कभी भी एक दूसरे के साथ प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते। और अगर प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते इसका मतलब कि एक ही प्रजाति के तो हैं लेकिन दो अलग अलग जीव हैं या दो अलग अलग उप प्रजाति। जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वह है आणविक जाति वृत्त के बारे में। आणविक जाति वृत्त, ठीक है ना। देखिए, मानव के साथ साथ जो भी जीव यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उनकी खोज, ठीक है ना, उसके डीएनए में हुए परिवर्तन के कारण संभव हुआ है या उनके डीएनए के अध्ययन से किया गया है, ठीक है। इट मीन्स कि जितने भी जीव हैं उन सभी के डीएनए की जो डीएनए का है उनका अध्ययन किया गया। उससे पता चला कि कई प्रकार के यहाँ पे प्रजाति एग्जिस्ट करते हैं या फिर कई प्रकार के जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं। डीएनए में परिवर्तन का अर्थ होता है, अगर डीएनए में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके प्रोटीन के संरचना में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है, यानी कि परिवर्तन आ रहा है। और इसी परिवर्तन को हम लोग पूर्वजों की जो खोज हुई, इस परिवर्तन के द्वारा हम लोग खोजते खोजते अपने पूर्वज या फिर यूं कह के सभी जीवों के पूर्वज तक खोज कर चुके हैं, उसी को हम लोग आणविक जाति वृत्त के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? ये जो अध्ययन हो गया ना, जिस अध्ययन के द्वारा हम लोग अपने ही जीवों, अपने पूर्वजों की खोज किए, उसे हम लोग आणविक जाति वृत्त के नाम से जाना जाता है, ठीक। एंड इसमें अब जो लास्ट जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है मानव प्रवर्जन, ठीक है ना। देखिए, मानव प्रवर्जन कहा जाता है कि मानव का विकास जो है वह हमारे यहां नहीं हुआ है। बेसिकली मानव का विकास अफ्रीका के इथोपिया नामक जो स्थान है वहां पे हुआ है। जो मानव का मूल स्थान है ना वो अफ्रीका है, यानी अफ्रीका में ही मानव का विकास हुआ है। और इस बात का प्रमाण हमें संसार के वर्तमान जो मानववादी हैं उनके जीवाश्म तथा वर्तमान आबादी के डीएनए में जो पाए जाने वाले उत्परिवर्तन हुए हैं उनके अध्ययन से पता चलता है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई हम लोग मूल निवासी भारत के नहीं है,
या मूल अमेरिका वाले ये नहीं कह सकते कि हम लोग मूल निवासी अमेरिका के नहीं है ना? पता कैसे चला? तो जो मानव का डीएनए है उसमें जो उत्परिवर्तन हुआ और पूर्वज आज से पहले वाले जो मानव के डीएनए हैं, जब उनको उन दोनों के डीएनए को अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये जो डीएनए है, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे भारत के हों, मतलब एशिया के हों, यूरोप के हों या अमेरिका के हो, किसी भी कंटिनेंट के हों, ठीक है ना, किसी भी महादेश के हों, सभी का डीएनए लगभग एक समान आया। और इसका जो मेन अंश जो कि इथोपिया में, अफ्रीका के इथोपिया में सबसे पहले जो डीएनए पाया जाता था या खोजा गया था, उस डीएनए से मैच करता है, जो कि सबसे पुराना जीवाश्म हो सकता है मिला हो। तो उससे पता चला कि यही जो मानव है यही पे उनका मूल स्थान था और यही से स्प्लिट होकर के पूरे विश्व में फैले, ठीक है ना। तो आज से ये जो इथोपिया जो देश है वहां पे लगभग 2 लाख वर्ष पहले जो जीवित मानव थे उनका ही डीएनए मिलता है। और उस समय के जो जीव होते थे यानी कि मानव जो होते थे वो मूलतः शिकारी होते थे, यानी खाना बदोश कह सकते हैं उनको। अपने जीवन यापन के लिए, अपने आपको जीवित रखने के लिए वो खाने के रूप में जीवों का शिकार करते थे और जीवों का शिकार करते थे, अपना पेट भरते थे, अपने बच्चों का पेट भरते होंगे, ठीक है ना। तो मूलतः क्या थे? शिकारी थे। उनमें से कुछ ऐसे जो जीव रहे होंगे या ऐसे मानव रहे होंगे उस टाइम के, जो अपने शिकार के खोज में निकले और खोजते खोजते वो अपने मूल स्थान से भटक गए, या फिर यूं कह सकते कि अपने शिकार के खोज में वो काफी दूर निकल गए, है ना, काफी दूर निकल गए और पूर्णतः अपने उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए जहां पे उनका मूल निवास था या मूल स्थान था, ठीक है। इससे क्या हुआ कि वो धीरे धीरे अफ्रीका से निकलकर पश्चिमी एशिया में पहुंचे होंगे, ठीक है ना, और वहां से वो मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, इस प्रकार से वो धीरे धीरे पूरे कंटिनेंट में क्या हो गए? फैलते चले गए होंगे, है ना। और इस तरह वो सभी दिशाओं में मानव का प्रवर्जन, यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह जब मानव अपने आप को स्थानांतरित करता है उसे प्रवर्जन कहते हैं। तो मानव का क्या हुआ? प्रवर्जन हुआ, ठीक है ना। इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि मानव के डीएनए अनुक्रम तथा वाई क्रोमोसोम में उसके उत्परिवर्तनों के अध्ययन से ही संभव हुआ है, यानी कि मानव का डीएनए, वाई क्रोमोसोम, इनमें जो उत्परिवर्तन हुए ना उनसे यह संभव हुआ। और आज के रक्त के नमूने से किसी भी व्यक्ति के पूर्वज की खोज की जा सकती है, क्योंकि आज हम लोग ना डीएनए से पता कर लेते हैं। अभी अगर कोई ऐसा मामला कई बार आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे कि बच्चे का डीएनए टेस्ट होता है, उनके माता पिता का टेस्ट होता है। क्यों होता है? वह ऐसा इसलिए होता है कि उनके डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चा जो है किन का है ना। मेल फीमेल दोनों का टेस्ट हो सकता है और डीएनए टेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपका एक पसीने का बूंद, उससे भी डीएनए पता चल जाएगा। आपके शरीर पर के एक बाल, उनसे भी डीएनए का पता चल जाएगा। आपके कटे हुए नाखून, उनसे भी पता चल जाएगा। रक्त का एक बूंद, उनसे भी, ठीक है। या फिर यूं कहे स्किन हो गया, आपका हड्डी, यह भी मिल जाए, उससे भी डीएनए का पता चल सकता है। तो उस प्रकार से जीवाश्म का जो डीएनए मिला होगा, जीवाश्म मिले होंगे, उनसे डीएनए निकाल लिया गया होगा, तो उनका डीएनए और आज के मानव का जब डीएनए दोनों को क्रॉस मैच किया गया होगा तो हो सकता है कि दोनों का डीएनए मैच किया। और यही कारण है कि हम लोग कहते हैं कि मानव का मूलतः निवास अफ्रीका का इथोपिया नामक देश था, ना कि कोई एक कंटिनेंट, ठीक है ना। वो एक कंटिनेंट जहां से हम लोग पूरे विश्व में आज के हर एक कंटिनेंट में फैले पड़े हैं, वह इथोपिया के ही मूलतः निवासी थे, ठीक है। तो अभी ये जो आपका चैप्टर था आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसका लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर खत्म हो चुका है।